हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग सब? आई होप सो सब अच्छे से होंगे। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग सब? आई होप सो सब अच्छे से होंगे। और मैं थैंक यू सो मच। आपने 1 लाख सब्सक्राइबर ऑलरेडी मेरे हो चुके हैं। आई एम सॉरी, बहुत लेट से वीडियो ला रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितनी थैंक यू कहूँ बहुत ही कम है, ठीक है। बट आप यूँ ही ऐसे प्यार बनाते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ। हाँ, आपने तो देख ही लिया होगा। पीएचडी मतलब डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ठीक है। ये पीएचडी क्या होता है, क्या इसका योग्यता होता है, इसका थीसिस कैसे बनता है। और हाँ, मैं पीएचडी के थीसिस में भी हेल्प करती हूँ, तो अगर किसी को बनवाना होगा तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला हुआ है, व्हाट्सअप नंबर भी है, आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। आपको पूरी तरह से गाइड मिल जाएगी, ओके। और मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको कि अगर आपको एमएड में आपको डिजिटेशन या सिनॉप्सिस बनवानी है, रिसर्च प्रपोजल, तो वो आप हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो या गुजराती हो या मराठी हो, 4 लैंग्वेज में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मैं आपको पीएचडी के बारे में बताती हूँ। देखिए, पीएचडी का जो योग्यता होता है ना, वो आपको पीजी में 55% आपको, मतलब 55% आपको होना होगा, तभी आप अपने जिस विषय में आपको करना है आप उसमें पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। अब ये होता है कि अगर आप नेट जेआरएफ के माध्यम से भी पीएचडी कर सकते हो। पहला नंबर आप पीजी के माध्यम से कर सकते हो, जिसको आप एमए कहते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हो, ठीक है। अब दूसरा है नेट जेआरएफ के माध्यम से कर सकते हो। और तीसरा क्या है, अगर आपने एमफिल किया हुआ है, ठीक है, आपने अगर एमफिल किया हुआ है, जिसको बोलते हैं मास्टर ऑफ फिलोसफी, तो आपको पीएचडी में एंट्रेंस एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी क्या करता है ना कि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता ही लेता है, ठीक है। या फिर आप जेआरएफ हो या फिर नीट हो या फिर आपका पीजी है। चलिए, अब तो योग्यता की बात हो गई, आपने मन बना लिया है कि मुझे पीएचडी करनी है, ठीक है। अपने पीएचडी के लिए आपने जो भी आपका पीजी है, एमएड है, जैसे मेरा बीएड एमएड है और उसके बाद मैं पीएचडी कर रही हूँ, ठीक है। तो जो मेरा सब्जेक्ट है, जैसे मेरा ग्रेजुएशन मेरा इकोनॉमिक्स ऑनर्स से था, मेरा पीजी भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स से है, तो मैं पीएचडी भी करूँगी तो उसमें इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड कोई टॉपिक होगा, ओके। आप ये कर सकते हो। उसके बाद क्या है कि आपने जो पीजी आप किए हुए हो, मान लो आपने पीजी किया है, ठीक है। तो पीजी आपने किया है तो वहाँ से आपको ओनली 3 साल में ही आपका पीएचडी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने एमफिल किया हुआ है, यानी मास्टर ऑफ फिलोसफी अगर किया हुआ है, देखिए ये मास्टर ऑफ फिलोसफी क्या होता है, ये एक तरह से आपने एक छोटा रिसर्च ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। कोई कोई एमफिल पहले से कर चुके होते हैं, अगर ये पहले 1 साल के होते थे, अब तो ये 2 साल के हो गए, बट मेरा मानना है कि आपको एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो। यही है कि आपको पीएचडी 3 साल करने होंगे, और जो ऑलरेडी एमफिल किए हुए हैं वो आपको 2 साल का ही समय में आपका पीएचडी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की ज़रूरत होगी, ठीक है। ये आपकी यूनिवर्सिटी, आप अगर प्राइवेट से कर रहे हो या फिर आप सेंट्रल से कर रहे हो, तो आप देख लेना, एंट्रेंस एग्ज़ाम की ज़रूरत होगी ही होगी। अगर आपने एमफिल किया है तो आपको एंट्रेंस की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी रिसर्च के बारे में जानते हो। अगर आप पीजी से जा रहे हो, नेट और जेआरएफ से जा रहे हो, तो आपको एंट्रेंस की ज़रूरत है, ठीक है। मान लो आपने एंट्रेंस दे दिया, रजिस्ट्रेशन से पहले आपका रिसर्च प्लान देना होता है। जैसे मेरा इकोनॉमिक्स है तो मैंने इकोनॉमिक्स से कुछ रिलेटेड कोई टॉपिक दे दिया, ठीक है। उसमें वाइवा से मुझे शामिल कराया जाएगा, उससे टॉपिक से रिलेटेड मुझसे कुछ पूछा जाएगा कि आप इस विषय में आप क्यों करना चाहती हो, ये वो दिस दैट, मतलब आपका सारा चीज़ होना चाहिए। और उसके बाद आपको रिसर्च प्रपोजल यानी सिनॉप्सिस टाइप का जो होता है ना, वो आपको दिखाना होता है, और उसके साथ पीपीटी को भी शो करना होता है आपको। वहाँ पे उसका उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब आपने ये यहाँ तक कर लिया, अब फिर क्या होगा कि आपको यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो आपको कोर्स वर्क करना पड़ेगा, कोर्स वर्क, ठीक है। देखिए, कोर्स वर्क उन्हीं लोगों के लिए होता है जो
नेट और जेआरएफ और जो पीजी से पीएचडी कर रहे हैं। एमफिल के लिए कोर्स वर्क नहीं होता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बोल दूं कि कोर्स वर्क जो होता है एमफिल के लिए बिल्कुल नहीं होता है। आप तो ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हो ना, रिसर्च कर लिए तो फिर आपको तो कोर्स वर्क की ज़रूरत नहीं है। कोर्स वर्क 6 महीना का होता है, ठीक है। ये आपका मतलब कोर्स वर्क में क्या होता है ना कि इसमें आपको बताया जाता है कि रिसर्च का बेस क्या होगा, वो 2 महीना में सिखाया जाएगा। फिर कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होगा, सीसी प्लस होगा और वर्ड फाइल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल, ये सब आपको सिखाया जाएगा। फिर आपका है कि रिसर्च प्लान बनाना, वो सब आपको सिखाया जाएगा कोर्स वर्क में। फाइनल फिर आपको सिनॉप्सिस बनाना भी उसी में सिखाया जाएगा। जो जिसको कुछ भी नहीं पता है, ए से जेड तक कुछ भी नहीं पता है किसी को कि क्या होता है सिनॉप्सिस, मतलब थीसिस क्या होता है। पीएचडी में तो थीसिस बनते हैं, आप सिनॉप्सिस भी बोल सकते हो, ठीक है। अब आपने कोर्स वर्क कर लिया, ठीक है। कोर्स वर्क करने के बाद आपका इसका एग्ज़ाम भी होगा। आपका कोर्स वर्क का ही रिलेटेड एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम 6 महीना में ही हो सकता है। मतलब ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है ये कब आपका एग्ज़ाम लेगा, ठीक है। कोर्स वर्क जो आपका हुआ उसमें आपने पास कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, आरडीसी होगा, जिसको डीआरसी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है जिसमें आपका भाई भाव होगा, सिनॉप्सिस जमा होते हैं। जो मतलब मान लो आपने कोई टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई टॉपिक है, उसको आपको वहाँ प्रेजेंट करना पड़ता है, पीपीटी उसके माध्यम से बनाया जाता है। मान लो आपने जो टॉपिक बनाया है ना, गलत अगर मान लो आपका गलत हो गया, कहीं कहीं मिस्टेक हो गया, तो अगर आपका ज़्यादा गलत आप किसी का कॉपी पेस्ट करके आए हो, ठीक है, तो फिर वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आप पीएचडी नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। जैसे इसमें प्लेरिज्म होता है, प्लेरिज्म मतलब होता है दूसरों की चोरी किया हुआ, कॉपी पेस्ट किया हुआ, उसका भी एक रूल होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 ही वर्ड ले सकते हो किसी का, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। फिर मान लो कि आपका सेलेक्ट हो गया, ठीक है, आपका कोई भी उसमें गलती नहीं है, थोड़ा सा त्रुटि है तो वो थोड़ा सॉल्व हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका टॉपिक वेरीफाई हो गया कि हाँ ठीक है, आपको इस टॉपिक पे आपका ठीक है, तो 15 दिन के अंदर आपकी ईमेल पर ना एक लेटर भेजा जाता है। और लेटर ये क्या होता है, ये आरडीसी लेटर होता है, जिसमें रजिस्ट्रार के ऑफिस से वाइस चांसलर के निर्देश पर ही निकलता है, ठीक है। ये जो आपका उसमें दिखाया जाएगा कि आपका टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है, आपका ये गाइड नेम रहेगा, आपका एनरोलमेंट नंबर दिखाया जाएगा, और आपका फाइनल डेट का जो होगा रिसर्च का उसमें भी कराया जाएगा, और बोला जाएगा कि आपका ये फाइनल डेट है रजिस्ट्रेशन का, आकर यहाँ कर लो आप, ठीक है। उसमें सारा आपका रूल रेगुलेशन सारा जो भी आपका यूनिवर्सिटी का है उसमें सारा इंक्लूड रहेगा। अब आरडीसी के बाद क्या होता है कि फाइनल रिसर्च का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। आपका अगर फाइनल रिसर्च रजिस्ट्रेशन हो गया, मतलब आपने पीएचडी आपका फाइनल हो गया कि आप पीएचडी कर रहे हो, आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब क्या होगा कि अपना जो रिसर्च आपका वर्क है वो अपने गाइड के देख रेख में ही आगे बढ़ाना है। फिर आपको जो ईमेल के थ्रू मिलेगा उसमें आपका 3-4 कंडीशन भी होंगे, और कुछ यूनिवर्सिटी का भी कंडीशन खुद अपना अपना रहता है, उसको आपको फॉलो करना है। जैसे आपको हर 6 मंथ में अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करना होता है। अब ये प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होता है, देखिए मैं आपको एक क्लियरली बता दूँ कि जो पीएचडी होता है ये 3 साल का होता है, और इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। 1 सेमेस्टर 6 मंथ का, हर 6 मंथ पर एक सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। मतलब आपको 4 प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करने ही होंगे, ठीक है, 6 मंथ पे। और सबको जमा करने के बाद जैसे जैसे मतलब आपने फर्स्ट सेमेस्टर का प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा कर दिया, वो आपका ओके हो गया, तो देन अब फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते करते आपका जमा करना होगा। आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट गाइड को देखना ही देखना है, एंड गाइड के देख रेख में ही आपका जो भी रिसर्च होगा वो होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये सेमेस्टर वाइज में आपको जैसे क्या क्या करना होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप क्या करोगे, सेकेंड थर्ड मैं इस पे बात करूँगी। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपका रिव्यू लिटरेचर होगा, ठीक है। इसमें रिव्यू लिटरेचर जमा करना होता है, साथ में इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर बनाने का प्रयास करना होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। और सेकेंड सेमेस्टर आपका क्या होगा, डाटा कलेक्शन के लिए होगा, जिसे फील्ड वर्क बोलते हैं। अब बिना डाटा कलेक्शन का ये
पीएचडी नहीं होता है। किसी किसी को होता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि नहीं फिलोसफिकल अगर कोई टॉपिक है या फिर सोशल साइंस का कोई टॉपिक है तो उसमें मैं डाटा कलेक्शन कैसे करूँगा, कैसे करूँगी। नहीं नहीं नहीं, देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं जैसे स्वामी विवेकानंद, ये तो फिलोसफिकल इनका टॉपिक है, ठीक है। तो उनका स्वामी विवेकानंद पे आप डाटा कैसे कलेक्ट करोगे? करोगे ना, कैसे नहीं करोगे। उसमें अगर आपको उनसे उससे रिलेटेड उनका बुक का डाटा कलेक्ट करना होगा, वो बुक का नाम देखना होगा, बुक पढ़ना होगा, वही तो डाटा कलेक्शन हुआ ना, ठीक है। तो ऐसा आप मत मान के चलना है कि फिलोसफिकल या सोशल साइंस में डाटा कलेक्शन नहीं होते, फील्ड वर्क नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। ये आपका पीएचडी में डाटा कलेक्शन होते हैं, ठीक है। देखिए सेकेंड सेमेस्टर में आपका डाटा कलेक्शन हुआ और टूल्स टूल्स भी आपका बनाया। अब ये देखिए टूल्स तो आप रेडीमेड भी ले सकते हो, ठीक है, रेडीमेड भी मिलते हैं। अगर मान लो आपको रेडीमेड आपका टूल्स आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका नहीं मिला तो फिर क्या किया जा सकता है, आप खुद भी टूल्स अपने गाइड के देख रेख में बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए जैसे क्या होता है ना, कहीं कहीं कोई कोई यूनिवर्सिटी सेकेंड सेमेस्टर में ही डाटा कलेक्शन कराता है, कोई कोई में थर्ड सेमेस्टर में कराता है। वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, वो उसका आप माइंड मत करना, ठीक है। अब हम लोग आ गए थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में क्या होगा, थर्ड सेमेस्टर में आपका डाटा कलेक्शन होगा, मतलब सूचना को एकत्र करना होगा। जैसे जैसे अपने इधर उधर, जैसे सेकेंड सेमेस्टर में आपने तो डाटा कलेक्शन कर लिया, इधर ये उधर वो सब ला कर रख दिया। अब तो आपको होना चाहिए ना कि आपको डाटा का अरेंजमेंट कैसे करना है, ठीक है, डाटा एनालिसिस कैसे करना है, उसका फाइंडिंग कैसे करना है, फाइनल उसका रिजल्ट कैसे, निष्कर्ष कैसे निकालेगा, ये आपका थर्ड सेमेस्टर में करना होगा। और हर सेमेस्टर में जो भी है ना, वो जाकर आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, यानी मतलब अपने गाइड को देख रेख में ही करना हो, आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करना ही होगा। अब हम लोग लास्ट आते हैं फोर्थ सेमेस्टर, जो आपका हमारा फाइनल सेमेस्टर होता है, ठीक है। लास्ट 6 मंथ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, यानी थीसिस लिखते हैं। मतलब पीएचडी में क्या करना, ओनली थीसिस पे काम करना। और मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, थीसिस का में कोई पेज लिमिट नहीं होता है, 100 पेज में भी बना लेता है, किसी का 100, किसी का 200, ठीक है, 230, 300, 400, मतलब आप पर डिपेंड करता है, आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है। मतलब इतना होना चाहिए कि 100 तक आपका पेजेस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 400, 500, 600 तक ही रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, ओके। चलिए हम लोग आते हैं फोर्थ सेमेस्टर में। आपका जो थीसिस बनाना है, देखिए लास्ट 6 मंथ में आपको सिर्फ लिखना ही लिखना है, गाइड के देख रेख में ही करना है, ठीक है। देखिए अगर आप लोग एक होता है ना कि जैसे हम लोग भी पीएचडी में वर्क करते हैं, तो देखिए हम लोग एक आपको सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा आपको उस तरह से दिखा सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि मैं टोटली आपको गाइड के रूप में ही आपको सारा चीज़ कर दूँ, जी नहीं। मैं भी खुद पीएचडी कर रही हूँ, और पीएचडी से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक है उसमें आपकी हेल्प की जा सकती है, बाकी आपको गाइड के देख रेख में ही करना होगा। जो भी है आप मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला हुआ या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे भी नंबर चल रहे हैं, आप उसे कॉल भी कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए फोर्थ सेमेस्टर में आपको वही थीसिस लिखना है। अब जो वही फोर्थ सेमेस्टर में थीसिस लिखना है, जो गाइड के देख रेख में आप काम तो करोगे, लेकिन यूनिवर्सिटी में आपको जमा कराना होगा एक बार, ठीक है। जैसे क्या होता है ना, प्री सबमिशन के लिए आपको जमा कराना होगा, मतलब रीचेक करना होगा। जैसे मान लो कि आपका कोई त्रुटि रह गया, ठीक है, तो अगर आपका प्लेरिज्म भी आ गया, तो प्लेरिज्म भी मैंने बताया कि अगर चोरी किया हुआ हो, किसी और का डाटा आपने ऐड कर दिया और फिर कॉपी पेस्ट किया हुआ हो, तो इसके लिए आपको प्री सबमिशन से पहले मतलब आपको यूनिवर्सिटी में जमा कराना होगा कि मेरा पीएचडी का जो थीसिस है वो मतलब अच्छा है या नहीं है, कहीं उसमें त्रुटि तो नहीं है, तो वो आपका उसमें देख लिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपका प्लेरिज्म पाया गया, आपने किसी का कॉपी पेस्ट किया, तो फिर उसको सुधारने के लिए आपको 3 मंथ का समय दिया जाएगा। लास्ट में भी आपका जो चेक होगा, ठीक है, आपका प्लेरिज्म निकला नहीं निकला वो सब हो गया, ठीक है, वहाँ ओके हो गया। फिर लास्ट में जब आपका चेक होगा, मतलब आपका भाइवा के लिए बुलाया जाएगा। अब भाइवा में जाने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए ये आप नोट कर लेना। देखिए उसमें आपका थीसिस के साथ आपको कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और वर्कशॉप होने चाहिए। कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और वर्कशॉप मिलाकर 4 फाइल होनी चाहिए। अब ये कॉन्फ्रेंस, सेमिनार क्या होता है और ये किससे रिलेटेड होगा, तो ये आपके विषय यानी रिसर्च से संबंधित ही आपका कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और वर्कशॉप होगा। अब देखिए सेमिनार अटेंड करने का
के लिए तो कोई कोई यूनिवर्सिटी क्या करता है ना, खुद ही ऑर्गेनाइज कराता है ये सब सेमिनार वगैरह। अगर मान लो आपका यूनिवर्सिटी नहीं करा रहा है तो आपको कहीं और से भी करना होगा, लेकिन करना ही करना होगा, ठीक है। सेमिनार अटेंड करने के जो आपने जो टॉपिक लिया है उससे रिलेटेड आपको एक आर्टिकल लिखना होगा, पेपर को प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। ऐसा आपको 3 करना होगा। और इसके अलावा रिसर्च आर्टिकल लिखने होते हैं जो INS, पीयर रिव्यू जर्नल, ECG केयर या स्कोपस के सब में आर्टिकल पब्लिश कराने होते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका जो थीसिस प्री सबमिशन 4th सेमेस्टर में होगा, टेस्ट करने के बाद ही होगा, ठीक है। इसके बाद आपको वाइवा के लिए बुलाया जाएगा। आपको उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन वगैरह होंगे। वाइवा में आपको पता ही क्या क्या होता है, प्रेजेंट आपको करना होगा। कोई कोई में PPT भी मांगता है, लेकिन कहीं कहीं आपको फाइनल में तो आपको PPT नहीं मांगता है। वो यूनिवर्सिटी भी डिपेंड करता है। इसके बाद आपको डिग्री अवार्ड किया जाएगा। और देखिए मैं फिर बताऊंगी, थीसिस का कोई पेज लिमिट नहीं होता है, ये 100, 200, 300, 230 तक ही होता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको PhD के बारे में फुल जानकारी मिल चुकी है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई PhD में हेल्प चाहिए, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप स्क्रीन पे ये नंबर चल रहे हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको हेल्प कर दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि लगता है कि ये आर्टिकल होता क्या है, तो मैं आर्टिकल के लिए ना नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, क्योंकि ये फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। सो कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। और वंस अगेन थैंक यू सो मच इतने 1 लाख सब्सक्राइबर देने के लिए। ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आप मैसेज या कॉल कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, खुश रहिए।